ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख रुपीस का फाइन भरना होता है, लेकिन फिर भी वहां औरतें हिजाब नहीं पहनने को लेकर स्ट्रिक्ट हैं। ईरान सरकार ने सारे आज तक के कट्टरपंथी लॉ इम्पोज करके वहां पर देख लिए हैं, पर महिलाएं मानने को तैयार नहीं है। 13 सितंबर 2022 महसा अमीनी नाम की 22 ईयर की लड़की ईरानी कैपिटल तेहरान में अपनी फैमिली के साथ में घूमने जाती है। महसा अमीनी ने मंटेऊ पहना हुआ था। मंटेऊ एक लंबा लबादा होता है जिसे हम ओवरकोट कहते हैं आम भाषा में। वो उसने पहना हुआ था। महसा अमीनी की फैमिली जैसे ही शहीद हेगानी एक्सप्रेस वे पर पहुंचती है, ईरानी मोरालिटी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। रीजन पूछने पर महसा को मोरालिटी पुलिस बताती है कि उसने इस्लामी ड्रेस कोड नहीं पहना हुआ था। उसकी ड्रेस इस्लामी लॉ के अकॉर्डिंग अनडिग्निफाइड है। पुलिस ये भी उसे बताती है कि उसके हिजाब से उसके बाल बाहर आ रहे थे। उसे उसी वक्त डिटेन करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और 2 घंटे बाद टॉर्चर की वजह से जब महसा बेहोश हो जाती है तो उसे इन्हीं 2 घंटों के बाद में पुलिस आखिरकार हॉस्पिटलाइज करवाती है। लेकिन टॉर्चर की वजह से महसा अमीनी कोमा में चली जाती है और 16 सितंबर शाम को उसकी मौत हो जाती है। महसा अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान, जहां की महसा रेजिडेंट थी, वहां से लेकर कैपिटल तेहरान में लोग जोरदार प्रोटेस्ट कर हजारों लोग उसकी मौत के विरोध में सड़कों पर आते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं और उसके जनाजे में भी शामिल होते हैं। विरोध इतना तेज होता है कि महिलाएं अपने हिजाब उतार देती हैं, अपने बाल काटने लग जाती हैं और शरिया कानून का विरोध कर देती हैं जो कि ईरान में लागू है। मोरल पुलिसिंग के नाम पर 22 ईयर की महसा को मार देना लोगों को इतना बुरा लगता है कि मॉरल पुलिसिंग को खत्म करने का रेवोल्यूशन ईरान में शुरू हो जाता है। ईरान की इस पुलिस फोर्स को गश्ते इरशाद का नाम दिया हुआ है। गश्ते इरशाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पैरामिलिट्री फोर्स बासिस के साथ मिलकर यह देखती है कि ईरान में महिलाएं और गर्ल्स इस्लामिक ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं या फिर नहीं। अगर 60 साल से कम उम्र की कोई महिला और लड़की हिजाब कोड में हल्की सी भी गलती ईरान में कर देती है पहनने में, तो उन्हें अरेस्ट करके सबसे पहले 74 कोड़े मारे जाते हैं और 16 साल तक की यहाँ पर उसको जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। 90s तक ईरान में कोई मॉरलिटी फोर्स नहीं थी, बल्कि 8 साल तक बेनतीजा चले ईरान इराक युद्ध जो सद्दाम हुसैन की घबराहट की वजह से ईरान में शुरू हुआ था। उसके बाद 2000 में महमूद अहमदीनेजाद की सरकार बनने के बाद इस्लामी शरिया कानूनों में और सख्ती लाई गई। 2006 में ईरान में मोरल पुलिसिंग को एक नाम देकर गश्ते इरशाद एक पूरी पुलिस यूनिट बना देती है। गश्ते इरशाद महिलाओं को टाइट कपड़े पहनने, जींस पहनने और बॉडी पार्ट्स दिखाने वाले कपड़े पहनने पर पनिश करती है। ईरान के अलावा सऊदी अरेबिया में भी मुतवा नाम की मोरलिटी पुलिस फोर्स है, तो इसी तरह से महिलाओं के कपड़ों पर सख्ती से पेश आती है। लेकिन 2016 में सऊदी गवर्नमेंट ने मुतवा पुलिस के राइट्स को कम कर दिया और महिलाओं को ज्यादा आजादी दे दी। सूडान के डिक्टेटर अल बशीर ने भी ऐसी एक फोर्स बनाई थी जो महिलाओं को स्कर्ट, छोटे कपड़े, जीन्स, टाइट अटायर पहनने से रोकने के लिए टॉर्चर करती है। मलेशिया में भी रमजान मंथ में इसी तरह से एक पुलिस यूनिट काम करती है जो महिलाओं के इस्लामिक अटायर में नहीं होने पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस रजिस्टर करती है। 2013 में जब हसन रूहानी इराक के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने हिजाब को रंग बिरंगे ढंग से पहनने और टाइट जींस पहनने की फ्रीडम जरूर दी, पर जैसा ये सब कुछ दिखता है इतना आसान है नहीं। अगस्त 2021 में फिर से एक चेंज आता है जब एक्सट्रीमिस्ट इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर से अहमदीनेजाद को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 2013 में कमजोर हुई गश्ते इरशाद वापस पुराने फॉर्मेट में लौट आती है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ईरान से सभी इंस्टीट्यूशंस में हेड स्कार्फ जरूरी कर देते हैं, पर इस बार महिलाओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगी। महसा को 13 सितंबर 2022 को डिटेन करने के दौरान उसका 17 साल का भाई अराश पुलिस से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे भी पीटती है। महसा को गश्ते इरशाद
हैगानी एक्सप्रेसवे पर उसके भाई अराश के साथ ही पीटना शुरू कर देती है। हिजाब से सिर्फ बाल दिखने के कारण मैसा को पीटा जा रहा था, वहीं उसके कपड़े फाड़े गए। तो ये स्ट्रेंज लगता है कि एक तरफ हिजाब नहीं पहनने के लिए उसे डिटेन किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। 2017 में माशी अलनजाद नाम की एक महिला ने व्हाइट वेडनेसडे कैंपेन शुरू करते हुए हिजाब हटाकर व्हाइट दुपट्टा पहना और प्रोटेस्ट किया। इस महिला को टॉर्चर करके ईरान से बाहर निकाल दिया गया। मैसा के केस में उसके फादर अहमद ने यह बताया था कि मैसा के छोटे भाई अराश ने जब गश्ते इरशाद के अफसर से जब उसके बॉडी कैम से फुटेज दिखाने की डिमांड की थी तो उन्होंने कहा कि कैमरे की बैटरी लो है। मैसा की ऑटोप्सी रिपोर्ट तक फैमिली से शेयर नहीं की गई। बाद में ये ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है ये मीडिया में आई। जब मैसा को दफनाने के लिए लाया गया तो सिर्फ उसके पैरों के तलवे नजर आ रहे थे और उन पर भी इंजरी थी, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहां पर उसकी सीटी स्कैन की गई थी जिसमें उसे ब्रेन हेमरेज, सर में फ्रैक्चर और एडिमा था। डॉक्टर्स को एविडेंस मिले थे कि मैसा को कस्टडियल टॉर्चर के वक्त एडिमा हुआ था जिसमें उसके हाथों, पैरों और फेफड़ों में पानी भर गया था। ईरान में स्कूल, यूनिवर्सिटीज में गाइडेंस पेट्रोल यानी गश्ते इरशाद डिप्लॉयड रहते हैं जो हर 9 साल से बड़ी स्टूडेंट पर नजर रखते हैं कि कहीं इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग महिलाओं ने ढीली स्वेटर, मंटेव, रिप्ड जींस, टखनों तक लेगिंग्स, ढीली स्कर्ट के साथ हेड स्कार्फ पहना होना चाहिए, जबकि पुरुषों के मामले में स्लीवलेस शॉर्ट्स के अलावा कुछ भी पहनने पर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है। साल 1979 तक यही ईरान किसी भी यूरोपियन कंट्री से कुछ भी पहनने की फ्रीडम में अलग नहीं था, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज से आगे था। ईरानी वुमेन कंफर्टेबली कुछ भी पहन सकती थी। 1979 तक ईरान में पहलवी राजवंश का राज था। पहलवी वंश के सबसे पहले राजा शाह पहलवी ने ईरान में 1925 से 1941 तक राज किया। रेजा शाह सेक्युलर और मॉडर्न आउटलुक के राजा थे। उन्होंने कल्चरल चेंज करते हुए महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी और स्ट्रिक्टली इस लॉ को पुलिस से फॉलो करवाते थे। विश्वास नहीं होगा कि जिस ईरान में अब हिजाब के नाम पर पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, 1941 तक रेजा शाह के टाइम पुलिस महिलाओं के हिजाब जबरदस्ती उतारा करती थी। रेजा शाह के यही रिफॉर्म आधुनिक मत उनके गले की फांस आगे चलकर बने। उन्हें सत्ता से आउटकास्ट करके उनके बेटे को ईरान का राजा बनाया गया। रेजा शाह ने 3 मेजर रिफॉर्म्स जो है वो ईरान में किए थे। पहला, उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ताकत को खत्म करने का काम किया ताकि ईरान सुरक्षित रहे। दूसरा, फॉरेन इंटरफेरेंस को खत्म किया और थर्ड, विमेन एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम। इसी 3rd डिसीजन से रेजा शाह को अप्रैल 1926 से 1941 तक सिर्फ 15 साल तक ही ईरान का राजा रहने दिया गया। रेजा शाह की एजुकेशन का रोल इसमें सबसे बड़ा है क्योंकि उनकी एजुकेशन स्विट्जरलैंड में हुई थी और वो खुले विचारों के सेक्युलर आदमी थे। रेजा शाह ने ही 1935 में फारस का नाम बदलकर ईरान किया था। स्विट्जरलैंड से पढ़कर आए रेजा शाह ईरान में खुलकर सुधार कर रहे थे, लेकिन सोवियत यूनियन और ब्रिटेन को 1940 के अंत तक यह डर लगने लग गया था कि रेजा शाह जो है वो नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर सकते हैं और इसलिए सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन ने रेजा शाह को आउटकास्ट कर दिया और उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रजा को 16 सितंबर 1941 को उनकी जगह गद्दी पर बिठा दिया। 1960 से 1970 के बीच मोहम्मद रजा शाह ने ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज को एस्टैब्लिश किया और ईस्टर्न यूरोप और सोवियत यूनियन के साथ कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बनाए। ये बात ईरान में इंटरनल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का रीजन बनने लगी, रिलीजियस क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा और वेस्टर्नाइजेशन इस्लाम के लिए एंटी इथिकल बनने लगा। सरकार पर करप्शन, ऑयल स्टोरेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स्ड वेस्टर्नाइजेशन और मोहम्मद रजा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सवाक, जो कि ईरान की सीक्रेट पुलिस थी, वो कुचलने लगी। 1949 में मोसद्दीक ने शाह की हत्या की साजिश रची और ये साबित नहीं हो पाई। मोसद्दीक बाद में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने पर शाह को उन पर डाउट था और ये जब डाउट कंफर्म हुआ तो मोसद्दीक को सत्ता पलटने के जुर्म में 1960 में
नजरबंद कर दिया गया। 1967 में मोसद्दीक की तो मौत हो गई, पर ईरान में इस्लामी राज की वापसी के लिए लोग सपने देखने लगे। 1968 तक सोवियत संघ की ईरान में मौजूदगी की वजह से अमेरिका भी ईरान में अपनी हलचल बढ़ाने लगा। अमेरिका को भी ईरानी ऑयल भंडार चाहिए थे। सैयद परिवार के रुहल्ला खुमैनी भी मैदान में आ गए। रुहल्ला खुमैनी ने मोसद्दीक का 1963 से 1964 तक खूब सपोर्ट किया था। सैयद पैगंबर के वंशज ये माने जाते हैं, इसलिए रुहल्ला खुमैनी का सामाजिक और आर्थिक सुधार का वादा ईरान में उस वक्त पॉपुलर होने लगा। जब ईरान में गांव में गरीबी की हालत पीक पर थी, शहरों में लोग तेल के कारण खूब एक्सपेंसिव और लेविश लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, दूसरी तरफ गांव बर्बादी झेल रहे थे। तेहरान में महिलाएं और पुरुष एकदम वेस्टर्नाइजेशन की गिरफ्त में थे और ईरान में महिलाएं और पुरुष वेस्टर्न कपड़ों में नजर आते थे। छोटे कपड़े, नहीं कोई हिजाब, नहीं कोई पर्दा। महिलाएं उस वक्त ईरान में बिकिनी तक पहने हुए नजर आ रही थी। ईरान के ऑपोजिशन को ये देखकर पॉइंट मिल गया और सबसे पहले टारगेट किया गया वेस्टर्न कल्चर में डूबी महिलाओं। सोशल रिफॉर्म का वादा किया जाने लगा। रुहल्ला खुमैनी ने ईरान की सरकार के देश से बाहर निकाले जाने के बाद ईरान के लोगों को कल्चर और सोशल रिफॉर्म के नाम पर विदेश में बैठकर ही उस वक्त भड़काना शुरू कर दिया। रुहल्ला खुमैनी का पूरा नाम अयातुल्ला अल उजमा सैयद रुहल्ला मुसावी खुमैनी था और ये एक शिया मुसलमान था। ईरान के लोग महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ खुमैनी के साथ जमा होने लगे। वेस्टर्न कल्चर तेहरान में इस तरह का था कि ब्रिटेन जैसे देश भी ईरानियों जैसा लाइफस्टाइल उस वक्त फॉलो नहीं कर पाते थे। 1970 के बाद ही ईरानी रेवोल्यूशन का बेस तैयार होने लगा। हर जगह कल्चरल राइट होने लगे, शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे, पब्लिक स्ट्राइक्स होने लगी और ईरान में सिविल वॉर जैसा माहौल हो गया। शाह को समझ आ गया कि उसका टाइम ईरान में खत्म हो गया है और वो एक वैकेशन टूर पर ईरान से बाहर चला गया और प्राइम मिनिस्टर बख्तियार को अपने पीछे विरोध को दबाने का काम सौंप कर चला गया। 1 फरवरी 1979 को ड्रामेटिकली अयातुल्ला पेरिस से ईरान आ जाता है और 11 फरवरी को तेहरान में टैंक्स घूमने लग जाते हैं। पुलिस और उसके सपोर्टर्स के बीच में खूब राइट्स होते हैं और आखिर में खुमैनी ने अपने लोगों के साथ नेशनल रेडियो पर कब्जा किया और अनाउंस किया कि ये ईरान की क्रांति की आवाज। ईरान की क्रांति फ्रांस की बोल्शेविक क्रांति से भी बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन था। खुद को लाइफ टाइम ईरान का उसने सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर एक्टिविस्ट एस्टैब्लिश कर दिया और ईरानी पब्लिक ने उसे रहबरे इंकलाब का नाम दिया। 11 साल के इसके टाइम में महिलाओं की पूरी आज़ादी ईरान में छीन ली गई और ईरान पूरी तरह से बदल गया। 2021 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई जिसमें यूएन एक्सपर्ट और लंदन की ब्रूनेल यूनिवर्सिटी के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जावेद रहमान ने इसे पेश किया। रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है कि अब ईरान की महिलाएं अपने देश के कानून की सबसे बड़ी विक्टिम है। 13 साल की उम्र में किसी भी लड़की की शादी वहां पर की जा सकती है, यहां तक कि पेरेंट्स की मर्जी अगर हो तो 10 साल की लड़की की भी शादी ईरान में की जा सकती है। इसमें मैरिटल वायलेंस बहुत ही खतरनाक ढंग से ईरान में बढ़ गई है क्योंकि 10 साल की लड़की मैरिटल लाइफ को मैनेज करने के लिए न तो फिजिकली रेडी होती है, न इमोशनली रेडी होती है और न ही मेंटली। ईरान में ड्रेस कोड वहां के सिटीजन के अलावा टूरिस्ट के लिए भी मैंडेटरी है, मतलब ईरान जाना ही एक तरह से पागलपन है। अगर यहाँ के फैनेटिक रूल फॉलो नहीं किए जाएं तो आपको भी या ईरान जाने वाले किसी भी आदमी को सजाते हैं। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के ईरानी पीनल कोड के सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग हिजाब महिलाओं के लिए कंपलसरी है। अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है तो उस पर 50,000 से 5 मिलियन ईरानियन रियाल का फाइन होगा, 10 दिन से 2 महीने तक की जेल होगी। लेकिन अब इस सेक्शन को और स्ट्रिक्ट बनाते हुए पनिशमेंट 10 साल और 360 मिलियन ईरानी रियाल कर दिया गया है। अगर ये फाइन अमेरिका में लगाया जाए तो 8,508 अमेरिकन डॉलर इसकी वैल्यू होगी और भारत में इसकी वैल्यू 49 लाख रुपीस होगी। ईरान की गरीब आबादी इस फाइन को कभी नहीं चुका सकती क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक ईरान की गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती है। अगर
कोई फाइन नहीं चुका पाए तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल से 16 साल तक की जाएगी। मतलब हिजाब नहीं पहना तो आधी जिंदगी एक महिला को जेल में बितानी पड़ सकती है। हिजाब पहनने में जरा सी भी गलती भी इनकॉग्निजेबल ऑफेंस ईरान में माना जाता है। 1979 के रेवोल्यूशन के 2 साल बाद 1981 में ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाया गया था जिसके हिसाब से पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पहनना कंपलसरी होगा, लेकिन अब तक इसकी स्ट्रिक्टनेस लगातार बढ़ती गई है। 9 साल की उम्र से ही हिजाब पहनना जरूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की महिलाओं ने अब इसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू कर दिया है जिसका नाम है नॉट टू हिजाब। इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल विल के आगे भी ईरान की महिलाएं न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने बाल काटकर हिजाब हटाकर वीडियो पोस्ट कर रही हैं, ऐसा होने पर भी सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। दुनिया भर में 195 कंट्रीज में से 57 कंट्रीज मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज हैं, जबकि इनमें से 9 देश कट्टर शरिया कानून पर अपनी महिलाओं को ड्रिवन करते हैं। ईरान के साथ सऊदी अरेबिया, ब्रुनेई, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सूडान, ये कंट्री फुली शरिया लॉ बेस्ड है। हाँ, पाकिस्तान में शरिया कानून कॉन्स्टिट्यूशन में है जरूर, लेकिन उसके हिसाब से वहां पर कोई भी सजा नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत हॉरिबल है। अब 70% से भी ज्यादा ईरानी महिलाएं इस कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं और बिना हिजाब पब्लिक प्लेसेस पर आराम से आती जाती हैं। हर साल इस लॉ के वायलेशन में 16,000 से ज़्यादा महिलाओं पर ईरान में केस बुक होते हैं, पर ईरान की महिलाएं अब अड़ गई हैं कि वो हिजाब किसी कीमत पर नहीं पहनेंगी। मैंने आपको कहा था कि इस बात का कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों महिलाएं इस कानून को नहीं मानती, ना ही उससे डरती हैं। इतना जुर्माना होने पर, पनिशमेंट के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। कारण ये है कि ईरान में सिर्फ हिजाब पर कानून बनता तो महिलाएं शायद इसे मान भी लेती, लेकिन हर साइड से महिलाओं को सोशली चैलेंज किया गया है। ईरान में महिलाओं की हालत ये है कि बिना हस्बैंड की परमिशन वो अपना पासपोर्ट तक नहीं बनवा सकती। ईरान में लड़कियां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिग्री नहीं ले सकती, यहाँ तक कि उनको वहाँ एनरोल तक नहीं किया जाता। महिलाओं को अगर डाइवोर्स लेना है तो उसे कोर्ट जाना होगा, लेकिन अगर पुरुष को तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है, तो वो सिर्फ तलाक कहकर तलाक ले सकता है। 2015 में इराक की बेस्ट फुटबॉल प्लेयर नीलोफर अदनान इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में इसलिए नहीं खेल पाई क्योंकि उसको उसके हस्बैंड ने रिटर्न परमिशन नहीं दी थी। मैसा अमीनी की मौत के बाद अब तक ईरान में हिजाब को लेकर 517 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 50% लड़कियां यूनिवर्सिटीज में एनरोल होने के बाद भी नेशनल वर्कफोर्स में केवल 17% है। वर्क प्लेस पर हिजाब कंपलसरी होने से महिलाओं ने ईरान में काम करना ही बंद कर दिया है और अब सिर्फ महिलाओं के दफ्तर न जाने से वहां पर 855 ऑपरेशनल ऑफिसेस बंद हो गए हैं। ये एक रिपोर्ट है। 2018 से अब तक हिजाब और सरकार के विरोध में 72,000 महिलाओं पर केस बुक किए गए हैं। अगर 2023 से कंपेयर करें 1936 के ईरान को, तो ईरान में 1936 में 8 जनवरी 1936 को कश्फ हिजाब लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। 1941 में रेजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा रूल में आए थे तो उन्होंने कहा कि कोई महिला हिजाब पहनना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही वो अपनी पसंद की ड्रेस भी पहन सकती है। 1963 में मोहम्मद रजा ने महिलाओं को इलेक्शन में वोट देने का राइट देकर उनको सरकार चुनने की आजादी दी थी। 1967 में महिलाओं को कानून में पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिया गया। 13 साल शादी की एज बढ़ाकर 18 साल कर दी गई और यहाँ तक कि अबॉर्शन को भी कानूनी मान्यता ईरान में दी गई, जिसके लिए अभी भी कई यूरोपियन कंट्रीज की महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं। मोहम्मद रजा के 1979 तक आउटकास्ट होने तक 30% गर्ल्स का डायरेक्ट एजुकेशन पार्टिसिपेशन ईरान की स्कूल और यूनिवर्सिटीज में था। ईरानी महिलाओं की जबरदस्त इच्छा शक्ति के आगे गश्ते इरशाद मोराल पुलिस यूनिट को अब सरकार ने
खत्म कर दिया है, क्योंकि अमीनी की मौत के बाद इसे अमेरिका ने भी महसा अमीनी के मर्डर का दोषी मानते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जुलाई में महिलाओं ने हिजाब कैंपेन शुरू करके महसा अमीनी की मौत का विरोध करने के साथ साथ हिजाब को अपोज करने के लिए और खुद को हर महिला के साथ जुड़ने और अपडेट रखने के लिए जुलाई में गैशर्द ऐप भी बना लिया। इससे पुलिस की हर एक्टिविटी पर वो नजर रखती हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाती रहती है। महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं का ये आंदोलन हिंसक हो गया था और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पुलिस को आंदोलन को कुचलने की छूट दे दी थी। फिर भी ये बढ़ता ही रहा। ईरान के टोटल 31 प्रांतों में इसे रोकने के लिए पुलिस डिप्लॉय की गई। ईरान के रिलीजियस लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने इस प्रोटेस्ट को इजराइल और अमेरिका की साजिश बताया था, पर यह कभी नहीं माना कि उन्होंने अपने देश की महिलाओं के सब्र के बांध के टूटने का पूरा इंतजार किया। अब भी ईरान सरकार फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए उन महिलाओं को पकड़ेगी जो हिजाब नहीं पहनकर पब्लिक प्लेसेस पर जाती है। शायद इससे अब ईरान की 70% महिलाएं जेल में ही मिलेंगी, क्योंकि महिलाएं हिजाब पहनने से ईरान में मना कर चुकी हैं। 1979 से पहले खुद शाह मोहम्मद रजा की वाइफ फौजिया कोई भी इस्लामिक ड्रेस नहीं पहनती थी। यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स पढ़ने जाया करती थी, वो भी बिना किसी अटायर रेस्ट्रिक्शन के। पिकनिक मनाया करती थी। हिजाब तो दूर, महिलाएं खुले बाल रख पाती थी। 1981 में कानून लागू होते ही अगर कोई महिला गलती से लिपस्टिक लगाकर बाहर चली जाए तो रेजर ब्लेड से उसके लिपस्टिक हटाई जाती थी। 28 दिसंबर 2021 को भारत में भी कर्नाटक के उडुपी पीयू कॉलेज की 6 गर्ल्स कॉलेज पर आरोप लगाती हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं बैठने दिया गया। मुस्लिम लड़कियों ने बाद में हिजाब पहनकर कॉलेज की एंट्री पर प्रोटेस्ट किया और बाद में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब को जरूरी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए पिटीशन खारिज हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट की तरह गलत मानते हुए हिजाब पहनकर कॉलेज जाने के फेवर वाली पिटीशन को खारिज कर दिया, जबकि दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसके अपोजिट हिजाब पहनने को सही ठहराया। ऐसे में डबल ओपिनियन के फैसले के चलते इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया और इसकी इमीडिएट हियरिंग करने से इनकार कर दिया गया। ईरान में अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनेगी तो उससे मुर्दा घर में काम करवाया जाएगा, उसे ये सजा मिलेगी। मेंटल सर्टिफिकेट उसके लिए जरूरी होगा। ईरान की एक स्कूल टीचर मौजमन कहती है कि मजबूरी है कि मुझे स्कूल हिजाब पहन कर जाना होगा, पर मैं अपने बच्चों को ये पढ़ाऊंगी कि वो हिजाब का विरोध करें। ईरान की सरकार सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट्स को खुश करने के लिए ये कानून लाई थी और अब महिलाओं का विरोध उसके गले की हड्डी बन गया है। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने बिना हिजाब ड्राइविंग कर रही एक महिला के लाइसेंस को जब्त करने को लेकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। उनका कहना है कि सरकार चाहे बिल पास कर ले, पर महिलाएं इसे मानने के लिए जब तैयार ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तेहरान की सड़कों पर अब आपको इक्का दुक्का महिलाएं हिजाब में देखेंगी। ईरान सरकार ने अब इसके खिलाफ अपना आखिरी हथियार आजमाया है कि कॉरपोरेट और बिजनेस सेक्टर को ऐसी महिलाओं को काम पर न रखने देने की अपील की है जो हिजाब नहीं पहनती। और उसको बोला गया है कि बिना हिजाब वाली महिलाओं को कोई सामान नहीं दे, उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए स्टोर के अंदर नहीं आने दे। एक तरफ भारत में लड़कियां हिजाब पहनने देने की बात पे लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में इससे हर कीमत पर वहाँ की महिलाएं निजात चाहती हैं। हिजाब पहनना भारत में या किसी भी देश में अपनी चॉइस पर डिपेंड होना चाहिए और यही ठीक रहेगा। एक तरफ जहां भारत में हिजाब पहनने की महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए, दूसरी तरफ इसके खिलाफ ईरान जैसे इस्लामिक देश में इतना भयंकर विरोध है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हालांकि भारत में अपने अटायर को लेकर एक्सप्रेशन की पूरी आज़ादी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।